गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित दो बेलों की कथा का तीसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में हमने देखा कि किस तरह से प्रयास करके दोनों बेल गया के यहाँ बंधनों से मुक्त होते हैं। उस लड़की के प्रयास उन बेलों की प्राणों की रक्षा के रहे और परिणाम स्वरूप वो दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए। आकर के दोनों ने मटर के खेत में खड़ी फसल को चरा और उसके बाद दोनों उछल कूद और मस्ती करने लगे। अब देखिए तीसरा दृश्य। जब वो मस्ती कर रहे होते हैं तो एक सांड न जाने कहाँ से चलता हुआ उधर आता है, जो उनके ऊपर आक्रमण करने का भाव लिए हुए था। उस भाव को देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये निश्चित रूप से शत्रु है और हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। अब यहाँ पर दोनों का एक भाव देखने को मिलता है कि संगठित रह करके कैसा भी शत्रु हो उसको पराजित किया जा सकता है। तो देखिए सांड के आगमन के बाद कैसी स्थितियाँ बनती है उसका चित्रण इस तीसरे दृश्य में किया गया है। प्रेमचंद तीसरे दृश्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अरे यह क्या। दोनों बैल कह रहे हैं कि कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। डोंकना यानी हुंकार भरते हुए। हाँ, सांड ही है। वो सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। क्यों? क्योंकि सांड के शरीर को, उसके ताकत को देख करके दोनों घबरा गए और एक बगले झांकने लगे। सांड क्या था? पूरा हाथी है। उससे भिड़ना, जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा कि बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। तब हीरा ने चिंतित स्वर में कहा कि अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू और विनती नहीं सुनेगा, भाग क्यों ना चले। यहाँ पर देखिए मोती चिंता में पड़ जाता है, क्या जान बचेगी कैसे। तो हीरा कहता है कि ये घमंडी है और घमंड में भूला हुआ इंसान कभी किसी की आरजू या विनती नहीं सुनता। तो एक नैतिक मूल्य बनता है कि घमंड के भाव से रहित होना। भाग क्यों ना चले, तो कहता है भागना कायरता है। अब यहाँ पर एक और मानवीय मूल्य कि कायरता को अस्वीकार करना, मतलब कायरता अपने जीवन में स्वीकार नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कभी भी कैसी भी परिस्थिति आती है तो आपको उससे संघर्ष करने का भाव अपने मन में रखना चाहिए। उसके प्रति आपको संघर्ष का भाव अपने मन में हमेशा बनाकर उसका मुकाबला करना चाहिए। तो फिर यही मरो बंदा तो 9-2-11 होता है। 9-2-11 होना, भाग जाना। यहाँ पर भाषागत विशेषता आपको देखने को मिल रही है। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना, ये मुहावरा शैली का प्रयोग किया गया है। और जो दौड़ा है तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी, ये मोती कह रहा है। तब हीरा कहता है कि उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मतलब संगठित होकर के शत्रु का मुकाबला करें। तो संगठन में शक्ति का नया मूल्य विकसित होता है, क्योंकि संगठन से ही आप किसी भी परिस्थिति को पराजित कर सकते हो। तो मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम तो है पर दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो सामने है बिल्कुल और बचने का कोई उपाय नहीं था। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर उसके ऊपर लपके। अब सांड था, उसको भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, तजुर्बा अनुभव। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेद दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे ये अवसर नहीं देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। मतलब एक की तरफ भागता तो दूसरा मारता और दूसरा एक तरफ भागता तो पहला मारता। आखिर बेचारा जख्मी होकर के भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब दोनों उस बलशाली शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके थे, तो विजय का एक नशा, विजय का एक जोश उनके मन में दिखाई दे रहा था।
दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा कि मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालो। अब आप देखिए यहाँ पर मोती का एक मजाकिया स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है। दो तरह का स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है कि पहले तो भय का स्वरूप था और अब मजाक का स्वरूप है, क्योंकि अब जब संगठित रह करके शत्रु को पराजित किया तो उसके मन में क्या आ गया, जोश और उत्साह का भाव आ गया और उस विजय ने उसे क्या कर दिया, उत्साहित कर दिया। इसलिए वो क्या कह रहा है कि मेरा तो जी चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। तो हीरा ने तिरस्कार किया कि गिरे हुए बेरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। अंडरलाइन करना, यहाँ पर भी एक नैतिक मूल्य का विकास होता है कि निहत्थे पर वार नहीं करना, असहाय अशक्त पर वार नहीं करना। सांड क्या हो चुका था, बेदम हो चुका था और उस पर वार करना मानव धर्म के विरुद्ध जान पड़ता है। तो हीरा उस नैतिक मूल्य का यहाँ पर विकास करता हुआ दिखाई देता है। तो वो कहता है कि अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो। तो मोती कहता है पहले कुछ खा ले तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमियां लाठियाँ लिए हुए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, मेड़ कच्ची मिट्टी की दीवार निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था तो उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो लौट पड़ा। अब यहाँ पर एक और नैतिक मूल्य का विकास कि विपत्ति में मित्र को अकेला नहीं छोड़ना या विपत्ति में मित्र का सहयोग करना। कैसे भी करके आप लिख लीजिए इसको। तो हीरा वहाँ से भागता नहीं है। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो लौट पड़ा और क्या सोचा उसने, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस वह जगह जहाँ पर पशुओं की रोज़ हाजिरी ली जाती है, उनको नीलाम किया जाता है, उनको खाने पीने को कुछ नहीं दिया जाता या उनको बूचड़ खाने में भेज दिया जाता है। अब चौथा दृश्य देखिए आप। चौथा दृश्य अब कांजी हाउस की स्थिति का चित्रण है कि उन दोनों के साथ उस कांजी हाउस में कैसा व्यवहार होता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा, साबिका यानी मौका या अवसर, कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। समझ में नहीं आता था कि ये कैसा स्वामी है, क्योंकि गया चाहे कैसा भी था लेकिन सूखा भूसा तो उनको खाने को डाल रहा था। तो अब इनको इस अवसर के ऊपर गया की भी याद आती है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कहीं भैंसें थी, कहीं बकरियाँ थीं, कहीं घोड़े थे, कहीं गधे थे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कहीं तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की और इससे क्या तृप्ति होती, अर्थात मिट्टी से पेट नहीं भर सकता था। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला अब तो नहीं रहा जाता मोती। यहाँ पर देखिए, वैसे तो हीरा को सहनशील स्वभाव बताया है, परंतु भूख ने क्या कर दिया, उसे असहनशील बना दिया, असहिष्णु बना दिया और वो अन्याय का प्रतिकार करने का भाव उसके मन में जागृत हो गया। तो मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया कि मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। तब हीरा कहता है कि इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए, मतलब विपत्ति से निकलने का उपाय सोचना। तो मोती कहता है आओ दीवार तोड़ डालें। तो वो कहता है कि मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। हीरा कह रहा है ये बात कि बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ बाहर निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ गया। इससे इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ पहुंचा।
हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद कर दिए। रसीद करना है ना, मारना, और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? तो हीरा कहता है कि अपने बूते भर जोर तो मार दिया, मतलब जितना सामर्थ्य था उतना प्रयास तो किया। तो मोती कहता है, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। तो हीरा कहता है, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, क्योंकि उसके मन में क्या आ चुका था, उस जगह से स्वतंत्रता प्राप्त करने का भाव आ चुका था। चाहे कितने ही संघर्ष करने पड़े, लेकिन उसे स्वतंत्र होना था। जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो हीरा कहता है कि कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। यहाँ पर क्या था, अन्य प्राणियों के प्रति रक्षा का भाव। लिख लेना आप लोग कि दूसरे प्राणियों के प्रति रक्षा का भाव उसके मन में था। इतने भाई यहाँ बंदे, किसी की देह में यानी शरीर में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। मतलब वहाँ के जानवरों की ऐसी स्थिति थी कि कोई भी उस अन्याय का प्रतिकार नहीं कर पा रहा था, किसी को खाने पीने को नहीं दिया जा रहा था, सबके शरीर अशक्त और कमज़ोर हो चुके थे। ये दोनों नए नए वहाँ पर आए थे, तो दोनों के शरीर में ताकत थी, जोश था, उत्साह था। उस जोश और उत्साह को दिखाकर ये अन्य प्राणियों के प्रति रक्षा का भाव रखते हुए उनकी भी जान बचाने का प्रयास करने की सोचते हैं। तब मोती कहता है, हाँ ये बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मार दिया। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ गई। फिर तो वो दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, क्योंकि अब उनमें चेतना आ गई, उनको बचने का मार्ग दिखाई देने लगा। तो सब में जान आई और सब उठ करके भागने का प्रयास करने लगे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकल गई, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। क्योंकि मैंने क्या कहा था शुरू में, गधे के लक्षण बताया था आपको कि निरापद, सहिष्णुता और सीधापन, कि वो क्या सोचते हैं कि अगर फिर पकड़ लिए गए तो, अरे पकड़े तो बाद में जाओगे, लेकिन पहले बचने की तो सोचो। यहाँ से जाओगे ही नहीं तो प्राणों की रक्षा हो ही नहीं सकती। हीरा ने पूछा कि तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तो एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। तो हीरा कहता है, तो क्या है जी, अभी तो भागने का अवसर है। तो कहता है कि हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। अर्थात वो वहाँ से बचकर भागना नहीं चाहते। अब देखिए, आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े खड़े सोच रहे थे कि वो भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? यहाँ पर ये मोती का कौन सा स्वभाव प्रकट हो रहा है कि स्वार्थ रहित होना। पहले तो बात स्वार्थ रहित होना, और दूसरा विपत्ति में पड़े मित्र की सहायता करना। तो हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि ये तुम्हारी शरारत है। तो मोती गर्व से बोला कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर के सो गया। प्रातःकाल होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के सारे जानवर भाग चुके थे, केवल उन 2 बैलों के अलावा। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। इस प्रकार देखो, स्वतंत्रता के लिए बार बार प्रयास करने का परिणाम क्या हुआ? दूसरों के प्राणों की रक्षा हो गई, परंतु खुद संकट में पड़ गए। लेकिन उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके जीवन का ध्येय क्या था? स्वतंत्रता प्राप्त करना, दूसरों की गुलामी नहीं करना, विपत्ति में पड़े मित्र की सहायता करना और संघर्ष का भाव हमेशा मन में जिंदा रखना।
इसी के साथ ये दृश्य समाप्त होता है। धन्यवाद।